Hi, Namaste. Welcome to this episode after a long time. Today I decided to talk about a soundtrack that is something that we all have loved and we have all hunted it all across the shops and the record stores. एक ऐसा रिकॉर्ड जो किसी भी कलेक्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके गाने, उसका रिदम, उसकी साउंड क्वालिटी सब कुछ बहुत सराहनीय है। और इस रिकॉर्ड को कि जब भी हम बातें करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले नाम उभर के आता है बॉलीवुड म्यूजिक के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आई वुड से म्यूजिक डायरेक्टर्स ओमकार प्रसाद नैयर का। नैयर साहब का जन्म सन 1926 में लाहौर में हुआ था, इन अनडिवाइडेड इंडिया। और इनके घर में किसी भी प्रकार की इनकी कोई म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं हुई थी। इनके दो भाई थे, ये ओपी थे, इनके दो भाई थे पीपी और जीपी। तो एक भाई जो थे वो मिलिट्री में डेंटिस्ट थे और दूसरे जो भाई थे वो फिजिशियन थे। इनकी कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग म्यूज़िक में नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी ओपी साहब ने कितना कमाल का काम किया बॉलीवुड में, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इनके पर्सनालिटी के इश्यूज आप कह सकते हैं जो लोगों के साथ रहे। ये शायद बहुत ही लोगों को र्यूड लगता था, बहुत ही बुरा लगता था कि ओपी साहब कोई भी बात बिल्कुल तुरंत मुंह पे कह देते थे। ही वॉज नोट टू बी अ वेरी वेरी आउटस्पोकन मैन, अ मैन हु यूज्ड टू स्पीक द ट्रुथ इन अ वेरी ब्लेटेंट वे। और सब लोग इसको झेल नहीं पाते थे इन प्रोफेशनल वर्ल्ड में। यही शायद एक कारण था कि लता जी के साथ इन्होंने कभी कोई गाना नहीं बनाया। और 67, 68, 69 ये जो दौर था लेट 60s का, उसमें एक बार इनकी रफ़ी साहब से भी कहासुनी हो गई थी। नतीजा ये हुआ कि रफ़ी साहब से इन्होंने गवाना ही बंद कर दिया था कुछ दिनों के लिए। लेकिन 2-3 सालों के बाद दोनों ने रियलाइज़ किया कि उन दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी और वो फिर से एक साथ काम करने लगे। तो उनका जो रफ़ी साहब के साथ जो एक पॉज था काम में, उसका बहुत बेनिफिट मिला हमारे महेंद्र कपूर साहब को। ये उस म्यूज़िक डायरेक्टर की खासियत ही थी कि रफ़ी साहब के ना होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसी धुनें बनाई और इस तरह से कपूर साहब से गवाया कि वो गाने भी उतने ही बड़े हिट हुए जितने बड़े शायद वो रफ़ी साहब की आवाज़ में हुए होते। तो आज इसके पहले कि हम बात करें आज के रिकॉर्ड की, आज के एपिसोड की, जो कि किस्मत का है, लाइट ऑफ एशिया फिल्म्स की ये मूवी थी किस्मत, जिसमें विश्वजीत थे और बबीता जी थी, हेलन जी थी, शेट्टी साहब थे जो उस समय के फाइट मास्टर थे, हमारे रोहित शेट्टी के पिताजी। फिल्म बड़ी कमाल की थी। लेकिन इसकी बात करने से पहले एक बार मैं पॉज लेके उनके करियर के शुरुआती एस्पेक्ट पे भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। नैयर साहब को सबसे पहले जो फिल्म मिली थी वो थी कनीज़, लेकिन वो फिल्म कुछ खास चली नहीं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा उनको काम 50s में मिलता रहा, लेकिन ही मेड इट बिग when he collaborated with गुरुदत्त साहब, and the movies आर पार, मिस्टर एंड मिसेस 55 ने झंडे गाड़ दिए। उनके रिकॉर्ड्स इतने बिके कि आज शायद कोई ऐसा कलेक्टर नहीं होगा पूरे दुनिया में जो बॉलीवुड म्यूजिक की कदर करता हो, उसके रिकॉर्ड्स की वैल्यू करता हो और उसके पास आर पार और मिस्टर एंड मिसेस 55 के रिकॉर्ड्स ना हो। एक एक गाना हिट था और बिल्कुल अनकन्वेंशनल रिदम, बहुत ज़बरदस्त ट्यून्स और ब्यूटीफुल रिकॉर्डिंग ओपी नैयर साहब की खासियत थी। 60s में ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू शंकर जयकिशन। He is also attributed as the first music director who started giving full-length songs to comedians. शायद आपको जाली नोट का वो गाना याद हो, छुरी बन कांटा बन, कुछ भी बन पर किसी का चमचा नहीं बन। It was a very funny song picturized on ओम प्रकाश। तो ये गाना मुझे इसलिए भी बड़ा पसंद है क्योंकि इसका 78 मैंने बहुत लंबे समय तक ढूंढा था और बड़ी मुश्किल से जाके मिला भी तो फिर दो मिल गए, मैंने दोनों ही खरीद के रख लिए थे। इसी तरह मैं बाजे वाला बावा जो जॉनी वॉकर पे इन्होंने फिल्माया, या इस तरह के बड़े कॉमिकल गाने जो इन्होंने बनाए, वो पहली बार ऐसा हुआ था कि इनकी इंसिस्टेंस पे वो कॉमेडियंस को फुल लेंथ सॉन्ग्स मिलने लगे। बाकायदा वो पूरी की पूरी 3-3.5 मिनट का जो ट्रैक था वो एक कॉमेडियन के ऊपर फिल्माया जाने लगा। सुनो सुनो मिस चैटर्जी, मेरे दिल का मैटर जी, बाहर है फिर भी आएंगी का, वो कितना कमाल का गाना है। तो और
दूसरी चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि इनके जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं एंजल पे, उनकी रिकॉर्डिंग क्वालिटी टॉप नॉच है, टॉप नॉच। तो आप किसी भी एलाबोरेट म्यूजिक सिस्टम पे या किसी भी सिस्टम पे उसको सुने, आपको उनकी साउंड क्वालिटी बहुत रास आएगी। फिर किस्मत की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ मुझे वो भी फिल्म याद आ रही है, द किलर्स, संबंध, इस तरह की मूवीज उसी दौर में आई थी 68-69 में, जिसमें एक भी गाना शायद रफ़ी साहब ने नहीं गाया था। बहरहाल किस्मत के वो जो गाने जो रफ़ी साहब को ध्यान में रख के बनाए गए थे, जब महेंद्र कपूर साहब ने गाया, या बहारें फिर भी आएंगी में वो जो गाना है, बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली, ये सारे के सारे गाने मतलब महेंद्र कपूर साहब ने गाए और वो एक अच्छे खासे सिंगर के तौर पे इस्टेब्लिश हो गए। BR फिल्म्स को के लिए भी उन्होंने गाया था, नैयर साहब की भी उन पे कृपा हुई और वो ये गाने लगे और उनके गाने हिट होने लगे और कपूर साहब भी एक अच्छे सिंगर के तौर पे इस्टेब्लिश हो गए। तो ये जो इनकी कहानी थी ये चलती रही। किस्मत एक अनोखी पिक्चर है, इसमें शायद विश्वजीत साहब ने एक लड़की का रोल किया था कजरा मोहब्बत वाले गाने में। वो गाना इतना बढ़िया हुआ और वो देखने में इतने क्यूट लग रहे थे कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर ये तंज भी कस दिया कि आप अगर इसी तरह के रोल करें तो आप ज़्यादा हिट होंगे, बजाय कि आप मर्दों वाले रोल करके कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेके विश्वजीत साहब ने उस फिल्म की पत्रिका पे एक केस भी ठोक दिया था, जो कि बाद में अपने आप फिजल आउट हो गया। तो ये एक कंट्रोवर्सी थी उस फिल्म के इस पर्टिकुलर गाने के साथ। दूसरी बात, जब नैयर साहब को रिस्पेक्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन पे डाक टिकट जारी किए, 5 रुपए का डाक टिकट उनके लिए जारी हुआ था, वो हैट लगा के अपनी ट्रेडिशनल नैयर साहब का, तो आप देखेंगे कि उस स्टैम्प के बैकग्राउंड में जो फोटोग्राफ यूज़ किया गया था उनके काम को दिखाने या दर्शाने के लिए, उसमें किस्मत का फ्रंट कवर यूज़ हुआ था, जिसमें विश्वजीत साहब हैं वो गिटार लिए हुए और पीछे बबीता जी की तस्वीर है, बिल्कुल वही तस्वीर जो LP रिकॉर्ड्स पे छपी थी। उसके बाद 60s का दौर खत्म हो गया। तो और किस्मत में एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो कजरा मोहब्बत वाला गाना था वो उनकी और शमशाद बेगम की आखिरी पेयरिंग थी। उसके बाद शमशाद बेगम ने कभी भी उनके लिए गाना नहीं गाया, या यूँ कहे कि एक तरह से वो बॉलीवुड के पटल से धीरे धीरे पीछे हट गई, गायब हो गई, अपनी ज़िंदगी, अपनी गृहस्थी, अपने बाल बच्चों में बिजी हो गई। इसी तरह से उन्होंने आशा जी को भी एक से एक गाने दिए, और मेरा पर्सनली ये मानना है कि आशा जी की जो भी पहचान है उसमें नैयर साहब का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अगर आशा जी ने जो गाने गाए हैं नैयर साहब के लिए, आखिरी गीत जो उन्होंने गाया था, चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया, फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए, उसके लिए आशा जी को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था बेस्ट सिंगर का, और वो आखिरी गाना था जो उन दोनों का एक साथ किया हुआ काम के तौर पे आप उसको याद कर सकते हैं। क्या कारण था, क्यों दोनों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया, ये उन लोगों ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया और ये एक सीक्रेट ही रहा। नैयर साहब इतने सख्त थे, इतने तुनक मिजाज थे और इतने अपने उसूलों के पक्के, मैं कहूँगा कि अक्सर उनका झगड़ा हो जाया करता था लोगों से, और यही कारण है कि बाद में आशा जी भी चली गई, शमशाद जी भी चली गई, रफ़ी साहब ने भी उनके लिए गाना एक तरह से ख़त्म ही कर दिया था। तो वो कृष्णा कल्ले और कविता कृष्णमूर्ति, इस तरह के आर्टिस्ट के साथ लेके उन्होंने काफ़ी कोशिश 70s में भी की, लेकिन जो 70s का उनका सबसे बड़ा काम था मेरी समझ से, वो था एक बार मुस्कुरा दो, जो पॉलीडोर पे इसका रिकॉर्ड रिलीज हुआ था, जिसका एक एक गाना एक डायमंड की तरह है। चाहे आप मुकेश जी का गाना उठा लें, चाहे किशोर कुमार का सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए है, क्या बेहतरीन गाना है। और वो साउंड ट्रैक, वो LP मुझे इतनी पसंद है, एक समय में मेरे पास एक बार मुस्कुरा दो के 3 या 4 कॉपीज मैंने कलेक्ट कर ली थी, सिर्फ ये सोच के कि बजा बजा के अगर इनको मैं घिस दूंगा तो बाकी की ज़िंदगी कैसे सुनूंगा। तो पहले से ही खरीद के रख लो कि जब भी कोई रिकॉर्ड की साउंड डिग्रेड होने लगेगी तो मेरे पास उसकी दूसरी ब्रांड न्यू कॉपी होगी बजाने के लिए। आज भी मेरा ख्याल है मेरे पास 2 या 3 कॉपीज तो होंगी ही। 2 मिंट कॉपीज थी, वो दोस्तों में चली गई। और इसी तरह से, और यही एक कारण है OP नैयर साहब के म्यूज़िक का कि मैं उनके रिकॉर्ड्स का दीवाना हूँ। जब भी उनके रिकॉर्ड्स मिलते हैं, मैं ये नहीं देखता मेरे पास 1 कॉपी है या 2 कॉपी है, मैं उसको खरीद ही लेता हूँ। और
ये अच्छा किया मैंने ये सब जो कुछ भी किया। आज मेरे पास किस्मत के भी 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक एंजल का है, एक ओडियन का है। और ओडियन की साउंड मुझे ज़्यादा पसंद है पर्सनली, क्योंकि ओपी नैयर साहब के म्यूज़िक के साथ ओडियन की जो प्रेसिंग है थोड़ा ज़्यादा जस्टिफाइड रहती थी। तो ये मेरी कहानी ओपी नैयर साहब के बारे में इस पार्ट में थी। हम सबको पता है कि आखिरी समय में उनके रिलेशन अपनी फैमिली से भी खराब हो गए थे। यहाँ तक खराब हो गए थे कि उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे लास्ट राइट्स में, मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों को मेरे पास भी मत आने देना, इनको मेरे अंतिम संस्कार करने का भी हक नहीं है। और ऐसा कह के वे निकल गए थे। कुछ दिन वो विरार में रहे अपने किसी मतलब फैन के घर पे, और बाद में शायद वो ठाणे या सेटल हो गए थे। और आखिरी समय में 2 ही लोग उनके बड़े क्लोज थे। एक गजेंद्र सिंह साहब थे जो फिल्मों में, जो हमारे महाभारत में युधिष्ठिर बने थे, और एक अहमद वसी साहब थे जो उनके लिए उन्होंने एक आध गाने भी लिखे थे अहमद वसी साहब ने। तो रेडियो के प्रेजेंटर थे और बाकायदा 6 एपिसोड उन्होंने किए थे 1-1 घंटे के ओपी नैयर साहब को लेकर के, जो मेरा ख्याल है कि आप अगर ढूंढेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। लंबे इंटरव्यूज़ हैं। और अहमद वसी साहब ने बहुत अच्छा काम किया था कि ओपी नैयर साहब की सारी ज़िंदगी की दास्तान उन इंटरव्यूज़ में कैप्चर की थी, उनके काम की, उनके पर्सनैलिटी की, उनके बारे में सब कुछ। और ओपी नैयर साहब का ही एक और फिल्म आई थी जिसमें किशोर कुमार साहब ने गाना गाया था। किशोर कुमार के टैलेंट को सबसे पहले पहचानने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स में एक नाम ओपी नैयर साहब का भी आता है, जिसने उन्हें छम छमा छम, बाप रे बाप इन फिल्मों में गवाया। और भी फिल्में हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उनके तो बड़े 78 है मेरे पास, लेकिन आज भी मैं छम छमा छम के 78 खोज रहा हूँ। तो आप में से अगर किसी के पास ये 78 हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप न दे सकें तो कम से कम उसकी डिजिटल रिप भी अगर आप देंगे तो मैं बहुत बहुत अनुग्रहित होऊंगा। वो 78 ऐसा है जो मैं पिछले 10-12 सालों से खोज रहा हूँ और मुझे नहीं मिल रहा है, तो खास करके किशोर कुमार के गानों के लिए। तो अगर आप में से किसी के पास हो तो कृपया ज़रूर बताएंगे। फिलहाल अब ओपी नैयर साहब की दास्तान जब ख़त्म हुई तो वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन गए थे। पता नहीं उनकी फैमिली में क्या था, बड़े भाई भी फिजिशियन थे, एक और भाई थे वो भी डेंटिस्ट थे। ये लास्ट में इन्होंने भी होम्योपैथी पढ़नी शुरू कर दी, और इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इनको कोई असाध्य बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी, उसका उन्होंने स्वयं चिकित्सा कर ली थी होम्योपैथी के थ्रू, और वो उससे ठीक हो गए थे। बाद में जिद और निश्चय नाम की 2 मूवीज़ आई थी 90s में, वो केवल उनके नाम को भुनाने के लिए आई थी, लेकिन म्यूज़िक उनका भी बड़ा प्यारा था और उसकी सीडीज़ भी है। और एक नैयर साहब की तेलुगु में फिल्म आई थी नीरा जन्म, उसका भी रिकॉर्ड बहुत बहुमूल्य है, बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलता। मुझे एक बार मिला था, मैंने लेके रख लिया था। और इतनी मोहब्बत ओपी नैयर साहब के काम के साथ है कि सिर्फ उनका नाम देख करके मैं रिकॉर्ड्स खरीदता हूँ। मैं ये कोशिश भी नहीं करता जानने की कि इसमें गाना कैसा है, क्या है, वो ज़रूर अच्छा होगा। और इसी चक्कर में कई बार रिकॉर्ड डबल ट्रिपल हो गए, इवन 78s में भी। तो कभी मैं सोचता हूँ कि 78s के जो ओपी नैयर के रेयर 78s मेरे पास हैं, एक एपिसोड हम उस पर भी करेंगे और उन रिकॉर्ड्स को भी थोड़ा थोड़ा बजा के सुनेंगे। फाइनली संगीत का ये चमकता सितारा 81 साल की उम्र में ये दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन नैयर साहब ने जो काम किया, वो लीन थिन लंबे से नैयर साहब, वो ट्रेडमार्क हैट और वो हल्की सी मुस्कान और उनका बेमिसाल काम, और अपने काम और अपने नाम को लेके वो बड़े चौकन्ने रहते थे। He was one of the first music directors who insisted that his photograph should be on the cover jacket of the LP records. तो आप देखेंगे कि चाहे किस्मत का हो, ये किस्मत के पीछे भी उनकी बड़ी प्यारी तस्वीर है, और एक उनकी और बहुत बहुत ही दुर्लभ फिल्म है कहीं दिन कहीं रात, उसका भी रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो कहीं दिन कहीं रात के पीछे भी उनकी तस्वीर है मेरे ख्याल से, और वो अपने को सेल्फ प्रमोशन में वो यकीन रखते थे और चाहते थे कि लोग जानें। उनके गाने इतने ट्रेंडी हो गए थे 60s के दशक में कि ऑल इंडिया रेडियो ने उन गानों को ही बैन कर दिया था, ये कह के कि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं और हमारे संस्कारों के मुताबिक या इंडियन कल्चर से मैच नहीं करते। तो बताइए कितना जुल्म किया उन लोगों ने। और उस समय केवल एक श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग का कॉरपोरेशन था जहाँ से उनके गाने बजते थे और लोगों को सुनने को मिलते थे। और यही रीज़न रहा कि बी ग्रेड इवन सी ग्रेड मूवीज़ में भी जो नैयर साहब ने म्यूज़िक दिया वो बेमिसाल हुआ, बहुत हिट हुआ, और आज उनके रिकॉर्ड्स
मेरा ख्याल है लाखों में बिकते हैं और लेने वालों की लाइन लगी हुई है। रिकॉर्ड्स कम हैं, चाहने वाले दुनिया भर के हैं, और इतने बहुमूल्य काम CID 909, नसीहत, अकलमंद, द किलर्स, किस्मत, सावन की घटा, मोहब्बत जिंदगी है, सारे रिकॉर्ड बहारें फिर भी आएंगी, वन ऑफ माई वेरी वेरी फेवरेट साउंड ट्रैक्स। तो जब भी नैयर साहब के काम को मैं देखता हूँ, आर पार फॉर दैट मैटर, उनके तो सबके रिकॉर्ड बनने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कभी ये आए ढाके की मलमल, मिस्टर कार्टून, MA, बाप रे बाप, सबके रिकॉर्ड बना दें तो बड़ा एहसान करेंगे। लेकिन अब ये हो नहीं सकता क्योंकि सबके स्पूल टेप्स डैमेज हो गए हैं और कंपनी ने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। वो तो हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो इन पुराने 78s को खोद खोद के इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपने पास उस संग्रह को देख के ही खुश हो लेते हैं। हालांकि अगर इनके भी LP रिकॉर्ड्स बने होते तो क्या ही मज़ा आता। बहरहाल ये OP नैयर साहब की शख्सियत और उनके किए गए काम पे एक छोटी सी पेशकश थी जो मैंने आपसे सोचा इस वीडियो के जरिए साझा करूं। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं किस्मत फिल्म का अपना रिकॉर्ड आपको बजा के सुनाऊंगा, और इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं आपको अपनी किस्मत के दोनों रिकॉर्ड्स दिखाना चाहता हूं। ये देखिए साहब, ये है किस्मत का, दिस इज द एंजल प्रिंट, दिस इज द फ्लिप बैक एंजल प्रिंट ऑफ किस्मत। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यही तस्वीर उनके स्टैम्प के पीछे भी है। और ये देखिए पीछे इनकी ये बहुत प्यारी सी तस्वीर है, लवली फोटोग्राफ, और उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अपना प्रमोशन, ही वॉज वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, और ये सब वो लिखवाते थे या उनकी इंसिस्टेंस पे लिखा जाता था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। 3AEX 5193, लाइट ऑफ प्राइड ऑफ एशिया फिल्म्स, OP नैयर, एंड सॉन्ग्स रिटन बाय SH बिहारी, नूर देवासी, या यही दो लोग हैं। उन्होंने शिवान रिजवी, शमशुल हुदा बिहारी, इन लोगों के साथ खूब काम किया। रूना लैला को इन्होंने, ये बताना बड़ा ज़रूरी है, रूना लैला के साथ भी इनकी 2 LP रिकॉर्ड्स की एक एल्बम आई थी जिसमें बहुत कमाल के, वो मेरा बाबू छैल छबीला मैं तो नाचूंगी, इस तरह करके, जब मिला पिया का गांव तो ऐसा लचका मेरा पाँव के घुंघरू टूट गए। इट्स अ फैबुलस एल्बम दैट वाज रिलीज्ड ऑन कॉनकॉर्ड रिकॉर्ड्स। कॉनकॉर्ड एक छोटा सा लेवल था और उस पर रिकॉर्ड्स रिलीज हुए थे, ब्लू कलर का जैकेट है उसका, वो भी बहुत कलेक्टिबल रिकॉर्ड है। और आपको, अगर आप OP नैयर के फैन हैं, जो होंगे ही, नहीं है ऐसा हो नहीं सकता, यू मस्ट ट्राई टू बाई दैट रिकॉर्ड। ब्रिलियंट रिकॉर्डिंग है और एक से एक गाने हैं उसमें। तो बहरहाल ये है किस्मत का रिकॉर्ड, और ये है मेरी एंजल की कॉपी जो बिल्कुल परफेक्ट कॉपी है। 3AEX 5193, रिकॉर्डिंग फर्स्ट पब्लिश्ड 1968, Pride of Asia Films, SH Bihari and all. Beautiful record with the deep maroon this thing, and the matrix number is 2XJE 1157 and 1158. ये record, you should have it in your collection. One of the best recorded albums I would say. और क्या गाने हैं, फुल लेंथ गाने हैं, 5-5, 6-6 मिनट के, और बेहतरीन म्यूजिक है इसके अंदर। One of the most amazing works of OP नैयर साहब in my opinion. और उसके बाद ये है मेरी सेम जैकेट, आप देखेंगे बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ओडियन का स्टिकर, और फ्रंट बिल्कुल सेम है। और ये है बहुत ही रेयर, सोनिकली अ टैड सुपीरियर इन माय ओपिनियन ओडियन रिकॉर्ड। सेम, एवरीथिंग इज सेम, जस्ट दैट द द मटेरियल विद विच इट वाज प्रेस्ड, इट हैड सम बेटर रेशियो आई वुड से। तो इसकी जो टोनल क्वालिटी है मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे भी उनका तो म्यूज़िक कितना खनकता हुआ था कि उसको अगर थोड़ा ट्रेबल बूस्ट करके आप करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये द हेवी ग्रूव रोडियन, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, इवन द नंबर 3AEX 5193, matrix number, everything is same, just that the material was slightly different. The ratio of the vinyl pellets and the carbon content is slightly different here. That's why it sounds a tad different. Might be different for you, superior for me. तो ये है वो रिकॉर्ड। मेरे पास बड़ी रिक्वेस्ट आती है किस्मत की गानों के लिए कि आप इसको ज़रा प्ले करके दीजिए,
या ये गाना मुझे ओडियन से दीजिए या ये गाना एंजल से दीजिए। तो जितने भी लोगों के लिए मैंने ये रिपिंग की है उनमें सबका ये मानना है कि ओडियन साउंड्स अ बिट सुपीरियर। तो और एंड इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी वेरी रेयर, बहुत मुश्किल से मिलता है और जब भी मिलता है चली हुई हालत में मिलता है। तो कभी भी मिंट मिलना इसका बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि गाने इतने हिट थे कि जिसको मिलता उसने चलाया है। हालांकि इसका एक HFLP भी रिलीज हुआ था किस्मत का, उसकी भी साउंड काफ़ी अच्छी है। मतलब इफ यू आर नॉट लुकिंग टू पे द बिग बक्स, HFLP इज़ अ गुड रिस्पाइट, आप उसको भी सुन सकते हैं। इसकी CD भी बहुत रेयर है, जो EMI ने फर्स्ट प्रिंट रिलीज़ की थी सावन की घटा के साथ, वो CD भी एक रेयर CD मानी जाती है। तो मेरा ख्याल है कि OP नैयर ने जिस जिस चीज़ को छुआ, ही हैड अ माइडास टच, एवरीथिंग टर्न इनटू गोल्ड। बस एक टेम्परामेंट का इशू था, अदरवाइज ही कुड हैव बिकम अ वेरी वेरी पॉपुलर पर्सन इन बॉलीवुड। और शायद लता जी के साथ भी उन्होंने काम किया होता तो हमें और भी बहुत कुछ वो दे के गए होते। पिछले 50-60 सालों में अगर उनके लता जी के साथ 20-25-50 गाने भी होते तो क्या ही मज़ा आता। एक बहुत बेहतरीन जोड़ी के बनने के जो प्रतिफल होते हैं उससे हम वंचित रह गए। तो नेक्स्ट एपिसोड में सुनिए किस्मत के गाने, एंजॉय कीजिए उन गुजरे दिनों को। और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, एंड कीप टॉकिंग टू मी थ्रू व्हाट्सएप एंड थ्रू मैसेंजर। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस and help you out in your musical journey. Namaste.